वेलकम टू अपनी कक्षा और मैं अर्श शर्मा आज आपको दोबारा पढ़ाने वाला हूँ सी प्लस प्लस। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको दो ऑप्शन दिए थे, तो आपको अगर याद है कौन से ऑप्शन तो बताना। और होप है आपने फर्स्ट ऑप्शन चूज करा होगा और आप बढ़िया से पढ़ रहे होंगे, और अगर बढ़िया से पढ़ रहे हैं तो वेल एंड गुड, 100 स्कोर लाएंगे हम। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग से। तो फंक्शन ओवरलोडिंग से पहले हमें समझना पड़ेगा कि फंक्शन क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं फंक्शन से। फंक्शन हमने फर्स्ट लेक्चर में छोड़ दिया था, तो आज के लिए छोड़ा था। तो स्टार्ट करते हैं फंक्शंस। फंक्शंस क्या होता है? फंक्शन मैंने बताया था यार, मिनी प्रोग्राम, छोटे छोटे प्रोग्राम। ठीक है, प्रोग्राम के अंदर प्रोग्राम। अब फंक्शन करते क्या है, मैं कोई भी फंक्शन बनाता हूँ। फॉर एग्जांपल ऐड का मैंने एक फंक्शन बनाया, तो ऐड के फंक्शन के अंदर मैं कुछ कोड लिखूंगा, ये कोड कुछ काम करेगा। ठीक है, अब जब भी मैं ऐड को बुलाऊंगा प्रोग्राम के अंदर, मैं प्रोग्राम के अंदर ऐड को बुलाऊंगा इसके नाम से ऐड, तो ये पूरा का पूरा कोड अपने आप कॉल हो जाएगा। तो फंक्शंस हमारे जब भी काम आते हैं यार, जब हमें एक ही चीज को काफी बार बुलाना हो। ठीक है, अब जैसे मेरे को ऐड बहुत बार करना है, 5 बार ऐड करना है, तो क्या मेरे को ये कोड 5 बार लिखना पड़ेगा? इससे बेटर मैं एक बार लिख के इस पूरे कोड को एक नाम दे देता हूं। इस पूरे कोड को मैंने नाम दे दिया ऐड, और जब भी मेरे को एक कोड बुलाना होगा तो मैं सिर्फ ऐड को बुलाऊंगा और ये पूरा कोड अपने आप आएगा। तो इस टेक्निक को हम फंक्शन कहते हैं। अब फंक्शन बनते कैसे हैं, तो फंक्शन की पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। फंक्शन इज अ सब पार्ट ऑफ द प्रोग्राम विच कैन बी रीयूज्ड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। ठीक है, एक प्रोग्राम का सब पार्ट है विच कैन बी रीयूज्ड, जब भी हमें जरूरत पड़े उसको दोबारा यूज कर सकते हैं सिर्फ उसके नाम से। ठीक है, फंक्शंस आर लाइक अ मिनी प्रोग्राम इन ए प्रोग्राम, ये मैंने आपको बता दिया। एग्जांपल है void add, द राउंड ब्रैकेट रिप्रेजेंट्स दैट इट अ फंक्शन। तो जब भी आपको राउंड ब्रैकेट दिखेंगे किसी भी वर्ड के आगे, किसी भी आइडेंटिफायर के आगे, तो आपको समझ जाना है कि वो एक फंक्शन है। ठीक है, तो ये जो ब्रैकेट्स होते हैं फंक्शन डिनोट करते हैं। तो कैसे 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 फंक्शन है हमने कुछ पढ़े हुए हैं। जैसे हम टर्बो में यूज करते हैं हमारा CLR SCR क्लियर स्क्रीन, ये एक फंक्शन है। गेट CH, ये एक फंक्शन है। स्ट्रिंग लेंथ, ये भी एक फंक्शन है, लेकिन यहाँ पर हमें स्ट्रिंग डालनी पड़ती है, वो अलग बात है, लेकिन ब्रैकेट्स तो हैं। और क्या एग्जांपल हो सकते हैं इसके? स्ट्रिंग कंपेयर, ये भी हमारा फंक्शन है। तो ऐसे हमारे बहुत सारे फंक्शंस हैं, इसके अंदर हमें 2 स्ट्रिंग्स डालनी पड़ती है। ठीक है, तो कोई लिस्ट नहीं है, भरे पड़े फंक्शंस यार। और अब हम खुद के फंक्शंस भी बनाएंगे। ये तो ऑलरेडी डिफाइंड है, प्री डिफाइंड फंक्शन थे, हम खुद के फंक्शन बनाएंगे। जैसे भी एक ऐड बना रहे थे हम, तो देखते हैं कैसे बनेगा। void ऐड करेगा क्या? दिस डिफाइंस द फंक्शन नेम ऐड। तो अब जब ये void ऐड बना दिया तो इससे एक फंक्शन बन गया ऐड। अब ऐड नाम का फंक्शन है, और जब भी हम ऐड को बुलाएंगे तो इसके अंदर हमने जो भी कोड लिखा होगा वो रन होगा। ठीक है, अब ऐड के अंदर मान लो लिखा हुआ है cout हेलो। ठीक है, हेलो भाई लोग। अब ये ऐड के अंदर लिखा हुआ है। अब ऐड का मेरे को टाइप बताना पड़ेगा, मैं इसको void दे देता हूँ, जैसे हमारा void मेन होता है। अब ये void का क्या मतलब है ये समझेंगे। ठीक है, ये मेरा फंक्शन हो गया। अब मेन के अंदर जब भी मैं ऐड बुलाऊंगा तो ये दोनों अपने आप सी आउट होंगे। जैसे मेरा अगर void मेन है इसी के नीचे, अब void मेन के अंदर मैं अगर ऐड को बुलाऊंगा, ऐड को कैसे बुलाऊंगा? उसके नाम से बुलाऊंगा, जस्ट ऐड एंड ब्रैकेट्स। एक बार बुलाऊंगा तो एक बार प्रिंट हो जाएगा, मैं एक और बार बुला लेता हूँ ऐड। ठीक है, तो मेरे को ये जो 2 स्टेटमेंट है बार बार नहीं लिखनी ऐड। अब ये 2 स्टेटमेंट का एग्जांपल आप ऐसे 1000 स्टेटमेंट भी लिख सकते हो फंक्शन के अंदर, और आपको बस उसका नाम बुलाना है, वो 1000 के 1000 स्टेटमेंट चलेंगी एक प्रोग्राम की तरह। ठीक है, जो हमारा फंक्शन होता है 11th में भी आपने पढ़ रखा है, तो एक रिवीजन हो गया फंक्शन का। आर्ग्यूमेंट्स एंड पैरामीटर्स इन अ फंक्शन। अब आप देखोगे तो ये वाला फंक्शन हमारा कुछ अभी लिमिटेड है, ये कुछ लिमिटेड चीज़ें ही कर सकता है। ठीक है, जैसे मैं जो बोलूँगा ये एक ही चीज़ करेगा बार बार, और ऐसी बहुत कम जरूरत होती है जो मेरे को एक ही चीज़ बहुत बार करनी होती है। ठीक है, तो पैरामीटर्स क्या होते हैं या आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं फंक्शन के? मैं एक फंक्शन बनाता हूँ void add, इस बार ये हमारा प्रॉपर वर्क भी करेगा। ठीक है, अब ब्रैकेट खाली छोड़ने की जगह, जैसे हमारे स्ट्रिंग लेंथ के अंदर हमें कुछ एक देना पड़ता था, स्ट्रिंग कंपेयर के अंदर हमें 2 चीज़ें देनी पड़ती थी। वो चीज़ें क्या हैं? वो हमारी पैरामीटर्स हैं, वो हमारे आर्ग्यूमेंट्स हैं। ऐड के ब्रैकेट में मैंने लिख दिया कि इसके अंदर 2 इंटीजर देने पड़ेंगे। ठीक है, और ये उनको ऐड करेगा। इसके अंदर हमें 2 इंटीजर देने पड़ेंगे और ये उनको ऐड करेगा। अब 2 इंटीजर के मैं नाम दे देता हूँ, ए और बी, आप कुछ भी नाम दे सकते हो। तो ये क्या करेगा? उन्हें ऐड करेगा। तो सी आउट क्या करेगा? ये ए प्लस बी। तो अब क्या होगा? इसके अंदर 2 इंटीजर डालने पड़ेंगे हमें। जैसे अब जब भी हमने ऐड बुलाया था उसको खाली छोड़ा था ना, अब जब हम ऐड बुलाएंगे तो उसको 2 इंटीजर देने पड़ेंगे। जैसे हम स्ट्रिंग कंपेयर के अंदर 2 स्ट्रिंग देते हैं। तो फॉर एग्जांपल अब मैं void मेन बनाता हूँ, उसके नीचे मैंने मेन बनाया। अब मैं इसको बुलाता हूँ ऐड, मैं इसको 2 नंबर देने पड़ेंगे, इंट दूंगा 2। अगर मैंने नहीं दिए तो ये गलत हो जाएगा, प्रोग्राम एरर दिखाएगा। वो कहेगा कि ऐसा कोई फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता।
खाली ऐड नाम का, क्योंकि खाली ऐड तो कोई है ही नहीं, ऐड वैसा है जिसके अंदर 2 देने पड़ेंगे, तो हमें इसके अंदर 2 देने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसका आउटपुट क्या निकल के आएगा, ऐड 2 3, 2 और 3 इसमें गए, ये करेगा क्या, यहाँ 2 आया यहाँ 3 आया, एक ही जगह 2 बी की जगह 3, एक ही जगह 2 बी की जगह 3, तो 2 + 3 5 सी आउट कर देगा ये, तो इसका आउटपुट 5 आ गया। तो एक बेसिक हो गया कि पैरामीटर कैसे होते हैं। मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ, मैंने यहाँ पर एक इंट पी और एक इंट क्यू ले लिया, मैंने सी इन पी और क्यू करा लिया, और मैं पी और क्यू को भी ऐड में डाल सकता हूँ, तो जो भी पी और क्यू का सम होगा वो आउटपुट में आ जाएगा। ठीक है, आप यहां पर ए और बी भी ले सकते हो। अब क्या ये गलत हो जाएगा कि यहां भी ए बी है यहां भी ए बी है, तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि ये जो ए और बी हैं ये इस फंक्शन के लोकल हैं, इसके लोकल वेरिएबल हैं, इसके बारे में इनको कोई जानता भी नहीं है, और ये जो ए बी हैं ये मेन के फंक्शन लोकल हैं, इसके बारे में कोई नहीं जानता, तो ये इस एरिया के हैं, ये इस एरिया के हैं, इनकी आपस में कोई नहीं है। ठीक है, ये इस एरिया के गुंडे हैं, ये इस एरिया के गुंडे हैं, ये इन्हें नहीं जानते, ये इन्हें नहीं जानते, सब अपना राज चलाते हैं। ठीक है, तो हमारे पैरामीटर हो गए। यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है आपको, वॉइड ऐड इंट n1 n2, 2 इंटीजर देंगे इसके अंदर, सी आउट n1 + n2, तो ये n1 और n2 का सम दिखा देगा। ठीक है, वॉइड मेन ऐड 3,5, 3 और 5 उसमें जाएंगे n1 और n2 की जगह, और हमारा 8 सी आउट हो जाएगा, हमारा आउटपुट आ जाएगा 8। अब हम कुछ प्रोग्राम देख लेते हैं। पहला प्रोग्राम है राइट अ प्रोग्राम विच शोज द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स यूजिंग अ फंक्शन। ठीक है, तो हम चलते हैं टेक्स्ट एडिटर की तरफ और फिर इसको स्टार्ट करते हैं। तो मैंने खोल लिया टेक्स्ट एडिटर, तो हमें क्या करना है, 3 नंबर लेने हैं और उनका एवरेज निकालना है फंक्शन यूज़ करके। तो सबसे पहले मैं हेडर फाइल लगा देता हूँ, इंक्लूड iostream.h, conio.h लगाता हूँ क्योंकि हम इसको टर्बो में रन करने वाले हैं, वॉइड मेन हमारा मेन फंक्शन, और अब हमें 3 नंबर का एवरेज प्रिंट कराना है। तो मैं पहले 3 नंबर ले लेता हूँ, इंट a, b, c ले लेता हूँ, उनसे बोल देता हूँ तीनों नंबर डाल देंगे, एंटर द 3 नंबर्स। अब तीनों नंबर हमारे पास आ जाएंगे, सीन करा लेते हैं, ए बी सी, ये स्मॉल सी, तो तीनों नंबर आ गए हमारे पास। अब क्या करना है, एक फंक्शन बनाना है, तो वॉइड मेन से ऊपर एक फंक्शन बना देते हैं। सो वॉइड, इसका नाम रख देते हैं एवरेज, क्योंकि एवरेज निकाल कर देगा। और एवरेज को क्या चाहिए, एवरेज को 3 इंटीजर चाहिए वर्क करने के लिए, जिन तीनों का वो एवरेज निकालेगा। तो इनके भी नाम आप ABC भी दे सकते हो, PQR XYZ कुछ भी दे सकते हो, क्योंकि ये वाले ABC और ये नीचे वाले ABC आपस में किसी भी तरह से कनेक्टेड नहीं है, वो अपने लोकल स्कोप में है, वो अपने लोकल स्कोप में है। तो एवरेज सी आउट कराना है हमें, तो एवरेज सी आउट कराते हुए मैं लिख देता हूँ एवरेज ऑफ द नंबर्स इज, और यहाँ पर मैं इनका एवरेज निकाल देता हूँ। तो हमारा फंक्शन बन गया है छोटा सा एवरेज का। अब हमें क्या करना है, इन ABC को इस एवरेज में बुला देना है। तो यहाँ से मैंने एवरेज को बुलाया, लेकिन एवरेज अकेला नहीं आएगा, एवरेज को क्या 3 इंटीजर चाहिए, और वो 3 इंटीजर हम यहाँ से ABC भेज रहे हैं। तो A, B और C मैंने यहाँ से भेज दिए। तो एज एक्सपेक्टेड इसका आउटपुट आना चाहिए द नंबर इज, और जो भी हम ABC डालेंगे, तो इसको मैं सेव कर लेता हूँ और टर्बो में जाके देखते हैं क्या आता है। ठीक है, अब इसको रन करते हैं, रन, और नंबर्स लेट सपोज 4, 6 एंड 8, एवरेज ऑफ द नंबर इज 6। तो चल गया, ये सिंपल क्वेश्चन है। 3 हमने यहाँ पर पैरामीटर्स लिए, 3 आर्गुमेंट्स लिए फंक्शन के, और वहाँ से हमने एवरेज उनका निकाल के सी आउट करा दिया। ठीक है, सेकंड प्रोग्राम देखते हैं हमारा क्या है। सेकंड प्रोग्राम कहता है राइट अ फंक्शन इन अ प्रोग्राम विच रिटर्न्स द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। ये क्या लिखा है, विच रिटर्न्स द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। कैलकुलेट करना तो है, हमें इसको प्रिंट नहीं कराना है, इसको रिटर्न कराना है। तो अब देखते हैं रिटर्न क्या होता है, हम इसको प्रोग्राम में देखते सीधा। तो मैं खोलता हूँ टेक्स्ट एडिटर, टेक्स्ट एडिटर खुल गया है, मैं इसके अंदर डालता हूँ वॉइड मेन, ठीक है, ये नहीं है। अब वॉइड मेन, अब मेरे को क्या चाहिए, फैक्टोरियल चाहिए एक नंबर का। तो मैं एक नंबर ले लेता हूँ उससे पहले, इंट नम, और ये नंबर मैं यूजर से ले लेता हूँ, प्लीज एंटर द नंबर, यहाँ पर सेमीकोलन, सी नम, नंबर हमारे पास आ गया। अब हमें एक फंक्शन बनाना है जो इसका फैक्टोरियल रिटर्न करे। ठीक है, रिटर्न करेगा। रिटर्न करना क्या होता है, अब फैक्टोरियल निकलेगा। फैक्टोरियल कैसा निकलेगा, क्या वो करेक्टर निकलेगा, क्या वो फ्लोट निकलेगा। फैक्टोरियल हमेशा इंट में निकलेगा, या फिर हम लॉन्ग ले लेते हैं ताकि वो और बड़ा हो जाए। रिटर्न फैक्टोरियल ही आपको बहुत बड़ा हो जाता है, तो हम इसको लॉन्ग ले लेते हैं। लॉन्ग, अभी तक जो हमने फंक्शन बनाया था वो वॉइड में था, हमने ऐड बनाया वॉइड में था। क्यों, क्योंकि ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा था, यहाँ पे कोई रिटर्न की स्टेटमेंट ही नहीं है, ये सिर्फ सी आउट करा रहा था, कुछ रिटर्न नहीं करा रहा था। अब कुछ रिटर्न नहीं करा रहा, नथिंग, रिटर्न जो है इसका नथिंग है, नथिंग मतलब वॉइड, तो वॉइड रिटर्न करा रहा था ये।
तो अब मेरे को लॉन्ग रिटर्न कराना है, एक बड़ा नंबर रिटर्न कराना है, फैक्टोरियल रिटर्न कराना है, तो लॉन्ग ले लिया, लॉन्ग इंट रिटर्न कराना होता तो मैं इंट में ले लेता, कैर रिटर्न कराना होता तो मैं कैर में ले लेता। तो मेरे को यहाँ पर लॉन्ग रिटर्न कराना है तो मैंने लॉन्ग में ले लिया, और फंक्शन का नाम हम रख देते हैं लेट्स सपोज फैक्टोरियल ही। ठीक है, तो फंक्शन का नाम हो गया हमारा फैक्टोरियल। फैक्टोरियल के अंदर क्या आएगा, एक नंबर आएगा जिसका हमें फैक्टोरियल निकालना है, और वो नंबर कैसा होगा, वो नंबर इंटीजर ही होगा, इंट नम। फंक्शन बनाते हैं, तो फंक्शन का फैक्टोरियल निकालना है। फैक्टोरियल कैसे निकलता है, एक नंबर का फैक्टोरियल कैसे निकलता है, कोई भी नंबर है इसको प्रोडक्ट करते जाएंगे, कब तक, 1 तक, ये मल्टीप्लाई होते जाएंगे जब तक नम नहीं आ जाता। तो इसमें क्या करेंगे, सिंपल पता लग रहा है, इसके अंदर हम एक फॉर लूप लगा के इसको कर देंगे। तो एक फॉर लूप चलाते हैं, फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, कहाँ तक, n तक, और ये 0 से नहीं चलाएंगे क्योंकि अगर 0 से मल्टीप्लाई कर दिया तो सारे 0 हो जाएंगे, तो हम इसको 1 से चला देते हैं। तो हमने 1 से चला दिया, और आई को 1 बढ़ाते जाना है। अब जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो ये किसी एक नंबर के अंदर जाके स्टोर होंगे। ठीक है, तो वो नंबर हम क्या मान लेते हैं, लॉन्ग रिजल्ट, लॉन्ग रिजल्ट। ठीक है, अब रिजल्ट के अंदर हम इनको रिजल्ट इज इक्वल्स टू रिजल्ट, और इसके अंदर आई मल्टीप्लाई होता जाएगा हर बारी में। और अब रिजल्ट को क्या रखें, रिजल्ट स्टार्टिंग में तो कुछ गार्बेज वैल्यू होगा तो वो टेढ़ा मेढ़ा कर देगा आंसर, तो रिटर्न को भी 1 रख देते हैं, ताकि पहले 1 इज इक्वल्स टू 1 इंटू 1, रिजल्ट 1 हुआ, फिर आई जब 2 होगा तो रिजल्ट 2 हो जाएगा, आई जब 3 होगा रिजल्ट 6 हो जाएगा। अगर रिजल्ट को मैंने 0 कर दिया तो 0 मल्टीप्लाई कुछ भी हो 0 ही चलता रहेगा, इसलिए मैं रिजल्ट को 1 रखूँगा। रिजल्ट इक्वल्स टू रिजल्ट इंटू आई। अब इस रिजल्ट का क्या करें, इस रिजल्ट को सी आउट कराएं, लेकिन सी आउट कराने के लिए तो मैं बोला ही नहीं प्रिंट हमें करानी है, हमें इसे रिटर्न कराना है। तो मैंने क्या करा, इसको रिटर्न कर दिया, रिटर्न रिजल्ट। तो रिटर्न क्या करेगा, ये रिटर्न क्या करेगा, अब जो हमारा फंक्शन है ना ये कोई काम नहीं कर रहा, अभी एक वैल्यू बन चुका है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ लिखता हूँ फैक्टोरियल ऑफ 5, तो अभी कुछ काम नहीं करेगा, अब ये खुद एक वैल्यू है। अब अगर ये वैल्यू है तो मैं इसको किसी और वैल्यू के अंदर भी स्टोर कर सकता हूँ, क्योंकि अभी एक वैल्यू बन चुका है। क्यों, ये वैल्यू क्यों बना है, क्योंकि एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है। कौन सी वैल्यू रिटर्न कर रहा है, रिजल्ट की वैल्यू रिटर्न कर रहा है। रिजल्ट कैसे आया हमारा, रिजल्ट ऐसे फैक्टोरियल से कैलकुलेट होकर आया, और फैक्टोरियल हमने जो लिया है रिजल्ट तो क्या लिया है, हमने लॉन्ग लिया है। हमने इसका रिटर्न टाइप भी क्या लिया था, लॉन्ग लिया था, क्योंकि ये लॉन्ग रिटर्न करने वाला है, लॉन्ग ही रिटर्न कर रहा है नीचे, यहाँ पर रिजल्ट जो है हमारा लॉन्ग है उसी को रिटर्न कर रहा है। तो ये एक वैल्यू बन चुका है जिसकी वैल्यू अब रिजल्ट के बराबर है। तो जब भी मैं फैक्टोरियल के ब्रैकेट में कोई नंबर लिखूंगा तो अभी कुछ काम नहीं करेगा, अभी एक खुद एक वैल्यू बन चुका है। तो इस वैल्यू को मैं किसी के अंदर डाल सकता हूँ, किसी वेरिएबल के अंदर, तो मैं एक वेरिएबल मान लेता हूँ। अब मैं वेरिएबल कैसा मानूँ, इसकी वैल्यू कैसी निकल के आएगी, ये खुद कैसी वैल्यू है, एक ये रिटर्न रिजल्ट कर रहा है, रिजल्ट कैसा है, लॉन्ग, तो ये लॉन्ग रिटर्न कर रहा है, और हमें यहाँ से ही पता चलेगा कि ये लॉन्ग रिटर्न करेगा। हम यहाँ पे लिखते हैं किस टाइप का रिटर्न करेगा, तो मैं इसको किसी लॉन्ग नंबर के अंदर डाल लेता हूँ। मैं यहाँ पे लॉन्ग ले लेता हूँ एक, सपोज आंसर, और इस नंबर को आंसर के अंदर मैं स्टोर करा देता हूँ, क्योंकि आंसर भी लॉन्ग टाइप का है, और ये जो फैक्टोरियल अभी एक वैल्यू बन चुका है, कुछ करेगा नहीं, तो ये इसके अंदर वैल्यू स्टोर हो जाएगी आके, और आंसर भी लॉन्ग है और हमारा ये भी लॉन्ग है। तो मेरे को 5 का फैक्टोरियल तो चाहिए नहीं था, मेरे को नंबर का फैक्टोरियल चाहिए था, नंबर का फैक्टोरियल रिटर्न कर दिया इसने, और अब यहाँ से हम आंसर को सी आउट करेंगे। आंसर इज आंसर, इसको मैं सेव कर लेता हूँ, ये हमारा सेव हो गया। अब चलते हैं हम टर्बो C++ में। तो हमारा टर्बो में खुल गया है, और मैं क्लियर स्क्रीन लगा देता हूँ टर्बो के लिए, और गेट ch लगा देता हूँ। ठीक है, रन करके देखते हैं, कुछ एरर, अनडिफाइंड सिंबल n, ओ ये नम लेना है, हमने n ले लिया, चल गया। अब नंबर डालते हैं, फॉर एग्जांपल 4 एक छोटा नंबर है, 4 का आंसर इज 24, फैक्टोरियल ठीक निकल गया है। कोई और नंबर डाल के देख लेते हैं, मैं रन कर लिया। अब मैं इसमें कोई बड़ी वैल्यू डालता हूँ, फॉर एग्जांपल 6 डालते हैं, 6 का आंसर 726 फैक्टोरियल 720 होता है, मैं पता है। तो हमारा हो गया, हमने यहाँ देख लिया कि रिटर्न का वर्क कैसे होता है, रिटर्न करता क्या है। रिटर्न फंक्शन जब रिटर्न करता है तो फंक्शन अब कुछ काम नहीं कर रहा, फंक्शन अब खुद एक वैल्यू बन चुका है। ठीक है, और ऐसा नहीं है अगर फंक्शन रिटर्न करेगा तो वो कुछ काम नहीं कर सकता, मैं ऊपर सी आउट की स्टेटमेंट्स भी लिख सकता हूँ, लेकिन एट द एंड जो फंक्शन है वो एक वैल्यू बन चुका है। ठीक है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं क्या है। नेक्स्ट प्रोग्राम हमारा देखा, राइट अ रिकर्सिव फंक्शन इन विच प्रोग्राम विल रिटर्न द सम ऑफ ऑल नंबर्स बिहाइंड इट, ऑल इवन नंबर्स बिहाइंड इट। तो हमें एक रिकर्सिव फंक्शन लिखना है, जो नॉर्मल फंक्शन नहीं लिखना, इस बार हमें एक रिकर्सिव फंक्शन लिखना है जो क्या करेगा, उसके पीछे जितने इवन नंबर्स थे उन सबका सम निकाल कर देगा हमको।
ठीक है, तो इसका हम कोड लिखते हैं और हमें यहाँ पर रिकर्सिव फंक्शन लिखना है। रिकर्सिव फंक्शन आपने 11 से पढ़ा था क्या होता है। तो खोल लिया मैंने यहाँ टेक्स्ट एडिटर। अब इस टेक्स्ट एडिटर के अंदर मैं बनाता हूँ सबसे पहले प्रोग्राम जो इस नंबर से पहले के सारे नंबर्स का सम निकाल कर देगा हमको। सो वॉइड सम ऑफ इवन नाम रख देता हूँ मैं इसका, और इसके अंदर एक नंबर चाहिए मेरे को जिस नंबर के पीछे तक के सारे इवन नंबर्स का हमें सम निकालना है। तो एक इंट नम, इसको मैं इवन कर देता हूँ। ठीक है, अब इस फंक्शन में क्या होगा, ये एक रिकर्सिव फंक्शन बनाना है हमें कि ये खुद को दोबारा कॉल करे बार बार। ठीक है, तो ये खुद को दोबारा कॉल करेगा, लेकिन अगर मैं इसके अंदर ही लिख दूँ सम ऑफ इवन और इसके अंदर कोई वैल्यू डाल दूँ, चलो एन नम ही डाल लिया मैंने, तब क्या होगा, अभी सम ऑफ इवन खुद को बुलाएगा। सम ऑफ इवन को अब जब इसने खुद को बुलाया है, इस सम ऑफ इवन की भी डिक्लेरेशन यही है, ये खुद को दोबारा बुलाएगा, वो खुद को बुलाएगा, ये खुद को बुलाएगा, तो एक इनफाइनाइट बन जाएगा। तो मेरे को एक स्टॉपिंग कंडीशन चाहिए कि एक लिमिट के बाद आके ये रुक जाए। तो वो स्टॉपिंग कंडीशन मेरे को कैसे मिलेगी, मेरे को इवन नंबर्स का सम निकालना है। तो लास्ट इवन नंबर कौन सा होगा, 0। मैं नम से चलूंगा, नम -2, नम -4, नम -6 और ऐसे 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 0 तक जाऊंगा। अगर नम अगर ऑड है तो न नम -1, नम -3, नम -5 से लेकर 0 तक। सो 0 हमारी एंडिंग कंडीशन है। तो अगर नम हमारा 0 हो जाए, ठीक है, नम हमारा 0 हो जाए, तब हमें रुक जाना है और हमें रिटर्न करा देना है एक रिजल्ट। तो हम एक रिजल्ट मान लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये रिजल्ट हमारा है। इस रिजल्ट को 0 कर देता हूँ क्योंकि सम होना इसके अंदर आके वैल्यूज जुड़ेंगी, तो इसको मैंने स्टार्टिंग के लिए 0 कर दिया। अब ये रिटर्न कब होगा, जब हम एंड में पहुंच जाएंगे। तो जब एंड से पहुंचने से पहले इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर वैल्यूज आना जुड़ना चालू होंगी। तो जब 0 होगा तब तो ये रिटर्न हो जाएगा, और जब 0 नहीं होगा तो रिजल्ट इज इक्वल्स टू रिजल्ट प्लस नम, रिजल्ट के अंदर रिजल्ट प्लस नम आ जाए। ठीक है, और सम ऑफ इवन चालू हो जाए और नंबर हमारा कम हो जाए। ठीक है, नंबर हमारा कितने से कम हो जाए, अगर हमारा नंबर इवन है तो ये 2 से कम हो जाए। हम इवन मान के चलते हैं, अभी रिकर्सिव कोड आपको बेसिक आता है इसलिए। सम ऑफ इवन अगर हमारा नम इवन है तो मैं इसमें नम -2 कर देता हूँ। यानी अब क्या हुआ, मान लो हमने इसमें 8 नंबर डाला था तो 8 आया, तो अब ये रिजल्ट 0 हो गया। अब ये चेक करेगा क्या हमारा 8 0 के बराबर है, नहीं, हमारी एंडिंग कंडीशन अभी नहीं पहुंची है। तो ये क्या करेगा, रिजल्ट इज इक्वल्स टू रिजल्ट प्लस नम। तो रिजल्ट हमारा हो गया 8। ठीक है, अब सेम प्रोग्राम हमारा चला 6 वैल्यू के लिए। ठीक है, 6 में गया, क्या नम 0 है, नहीं, अभी एंडिंग कंडीशन नहीं पहुंची है। रिजल्ट हमारा 8 हो चुका था, अब रिजल्ट के अंदर 6 जुड़ गया। अब सेम प्रोग्राम हमारा चला 6 - 2 4 के लिए। 4 हमारा ऊपर गया, क्या 4 0 के इक्वल है, नहीं, अभी एंडिंग कंडीशन नहीं आई है। 8 + 6 हमारा हो चुका था, अब उसमें 4 जुड़ गया। अब 4 - 2 के लिए 2 पे वैल्यू गई, 2 गया अगेन ऊपर, अभी भी 0 एंडिंग कंडीशन नहीं आई है। रिजल्ट हमारा 8 + 6 + 4 हो चुका था, उसमें 2 भी जुड़ गया। ठीक है, एंड में हमारा 0 आ गया। तो अब रिजल्ट, अब हमारा जो नम है वो 0 हो चुका है। अब नम 0 हो गया तो हमें रिजल्ट को रिटर्न करा देना है। तो इस टाइम पे आके हमारा रिजल्ट रिटर्न हो जाएगा। तो हमारे रिकर्सिव फंक्शन होते हैं, ऐसे काम करते हैं। रिकर्सिव फंक्शन का फायदा क्या होता है, ये थोड़े से हमारे छोटे रहते हैं लिखने में। ठीक है, इसको लिखने के लिए मैं ज़्यादा लूप वूप नहीं चलाना पड़ता, फंक्शन अपने आप को ही बुला के अपना काम कर लेता है। लेकिन इसका लॉस भी है, ये नॉर्मल जो हमारे लूप्स होते हैं उनसे थोड़ा स्लो होता है। ये रीडेबल ज़्यादा है, इसको समझना थोड़ा, अगर इसको पढ़ेंगे तो ये छोटा रहेगा, लिखने में भी कोड इसका छोटा रहेगा, लेकिन लूप्स के मुकाबले थोड़ा स्लो होता है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक नम मान लेता हूँ अगेन, जो मैं यूज़र से लूँगा। सी आउट एंटर द नंबर, सीन करा लेता हूँ नंबर। अब मेरे को इस नंबर के लिए ऊपर वो फंक्शन बुलाना है सम ऑफ इवन। तो सम ऑफ इवन इस नंबर के ऊपर आ गया। अब इस सम ऑफ इवन क्या होगा, क्या ये कुछ काम करेगा, नहीं, यहाँ पे रिटर्न हो रही है वैल्यू। ठीक है, अब रिटर्न हो रही है तो यहाँ पर हमने वॉइड कर दिया, वॉइड नहीं करना क्योंकि रिटर्न हो रही है तो हमें इंट चाहिए, इंट रिटर्न होगा। इंट रिटर्न हो रहा है तो यानी ये जो फंक्शन है, ये जो लिखा हुई है स्टेटमेंट, ये कोई काम नहीं करेगा, ये खुद एक वैल्यू है, ये एक इंट की वैल्यू है। तो इस इंट की वैल्यू को मैं या तो डायरेक्ट सी आउट करा सकता हूँ क्योंकि एक वैल्यू है, वैल्यू सी आउट हो सकती है, या फिर मैं इस वैल्यू को किसी और वेरिएबल में डाल के उस वेरिएबल को सी आउट कर सकता हूँ। तो एक ही बात पढ़नी है। तो हमने एक रिकर्सिव फंक्शन देखा। अब रिकर्सिव फंक्शन क्या आता है, रिकर्सिव फंक्शन की डेफिनेशन आ सकती है, वैसे ज़्यादा नहीं आती है, कॉमन नहीं है ज़्यादा, लेकिन आ सकती है। और रिकर्सिव फंक्शन से आउटपुट फाइंडिंग का 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेनेशन प्रोग्राम ऑफ कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस मेथड ऑफ कॉलिंग आर्गुमेंट फंक्शन एंड मेथड ऑफ कॉलिंग एन अरे इन अ फंक्शन। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से भी, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी। कैसा क्वेश्चन आएगा, बताना होगा कि कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस में क्या डिफरेंस है। कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस के ही टॉपिक पर आपका आउटपुट फाइंडिंग का क्वेश्चन भी आ जाता है 2 नंबर पे।
जो हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर जो हमने छोड़े थे वो इस लेक्चर के लिए ही छोड़े थे, क्योंकि कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस का हमें यूज़ करना है। तो कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस समझते हैं, इसको हम समझेंगे एक प्रोग्राम से। ठीक है, एक मैं बेसिक सा प्रोग्राम बनाता हूँ स्वैपिंग का। मेरे को एक फंक्शन बनाना है जो 2 नंबर को लेगा और उनकी वैल्यूज़ को स्वैप कर देगा। ठीक है, अब स्वैपिंग कैसे होती है? स्वैपिंग क्या है जी? स्वैपिंग हम करते हैं पहले एक बेसिक प्रोग्राम में करते हैं, जस्ट एक प्रोग्राम विदाउट फंक्शन स्वैपिंग का। तो मैंने वॉइड में लिख लिया, ऊपर हेडर फाइल वगैरह हम मान लेते हैं, लगा लेंगे यार, वो इजी काम है। ठीक है, 2 नंबर ले लेता हूँ मैं, इंट ए और इंट बी। इन दोनों की वैल्यू मैं सी आउट करा लूँगा, सॉरी सी इन करा लूँगा। इन दोनों की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू आ गई। अब मैं क्या चाहता हूँ, जो ए के अंदर वैल्यू आई है वो बी में चली जाए और जो बी के अंदर वैल्यू आई है वो ए के अंदर चली जाए। तो मैं क्या करता हूँ, ए इज गोल्स टू बी और बी इज गोल्स टू ए, और अब मैं इनको सी आउट करा देता हूँ। हाँ देखो बदल गए हैं जी, ए इज ए और बी इज बी। हमारा प्रोग्राम खत्म। ठीक है, तो ये स्वैप होंगे, ऐसे नहीं होंगे। देखो इसमें क्या गलती होगी, ए इज गोल्स टू बी। मान लो मैंने ए डाला था 2, बी डाला था 5। ठीक है, ए 2 डाला था, बी 5 डाला था, ए इज गोल्स टू बी हुआ, यानी अब ए जो है वो 5 हो गया। ए पहले 2 था, वो 5 हो गया। ठीक है, तो ए भी 5 हो गया, यहाँ पे बी भी 5 हो गया। अब बी इज गोल्स टू ए, तो बी क्या होगा, ए के बराबर ए कितने 5, तो बी भी 5 हो गया। तो अब तो दोनों 5 हो गए, बी तो 2 होना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पर हो क्या रहा है, जब मैं ए की वैल्यू बी के इक्वल कर रहा हूँ तो ए की जो ओरिजिनल वैल्यू थी वो गई, ए की ओरिजिनल वैल्यू इसमें लूज हो जा रही है। तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मैं इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो आप एक बैम्बू के ऊपर खड़े हुए हो, सिर्फ एक बैम्बू का डंडा है उसके ऊपर आप खड़े हुए हो। ठीक है, ऐसा एक और डंडा है उसके ऊपर आपका दोस्त खड़ा हुआ है। एक मिनट, ये 2 डंडे हैं। ठीक है, एक पे आप खड़े हो, एक पे आपका फ्रेंड खड़ा हुआ है। अब आप दोनों को जगह बदलनी है, आपको इस पे आना है और इसको इसके ऊपर आना है। तो कैसे होगे? और बैम्बू के ऊपर यार एक बारी में एक ही बंदा खड़ा हो सकता है, यूं नहीं है कि हम एक टांग ऐसे टेढ़ी बेढ़ी करके। ठीक है, वो सारे केसेस हटा के चल रहे हैं। ठीक है, आप इस पे खड़े हुए हो, आपका फ्रेंड इस पे खड़ा हुआ है, आप दोनों को जगह बदलनी है आपस में। तो कैसे बदलोगे? ऑब्वियसली इसके लिए आपको एक तीसरा डंडा भी चाहिए। इस तीसरे डंडे के ऊपर पहले आप जाओगे, फिर आपका दोस्त आपकी जगह पे आएगा और आप उस तीसरे डंडे पे अपने दोस्त की जगह पर चले जाओगे। ठीक है, या फिर आपके हाथ में एक बहुत बड़ी बॉल है, आपके फ्रेंड के हाथ में भी एक बहुत बड़ी बॉल है। अब आपको अपनी बॉल उसको देनी है और उसकी बॉल अपने पास लेनी है। तो अब इतनी बड़ी बॉल है तो एक हाथ से पकड़ने का हम सोच नहीं सकते। तो इसका क्या सोल्यूशन है, पहले आप अपनी बॉल किसी और को पकड़ाओगे, अपने फ्रेंड से बॉल लोगे और वो जो बॉल किसी और को पकड़ाई थी वो आपके फ्रेंड को पकड़ा देगा। ठीक है, तो ये लॉजिक यूज करके हम स्वैपिंग करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर स्वैपिंग कैसे होगी, जब मैंने ए इक्वल टू बी करा था, ए हमारा 2 था, बी हमारा 5 था, तो ए की जो 2 वैल्यू थी एक खो गई थी, ये लूज हो गई थी। तो मैं इस ए की जो 2 वैल्यू है इसको कहीं पे पहले स्टोर करा लेता हूँ। किसके अंदर, एक मैं टेम्पररी वेरिएबल ले लेता हूँ जो बस इसकी वैल्यू स्टोर करने के काम आएगा। तो एक टेम्पररी वेरिएबल ले लिया, टेम्प नाम का, किसी भी नाम का ले सकते हो आप, टी ले लो, टेम्प ले लो, ए बी सी जी कुछ भी ले लो। तो पहले मैंने क्या करा, इस ए की जो वैल्यू लूज हो जा रही थी इसको पहले मैंने टेम्प के अंदर स्टोर करा के रख लिया। अब जो ए की वैल्यू है वो यहाँ पे टेम्प के अंदर स्टोर हो गई। अब मैं स्वैपिंग स्टार्ट करता हूँ, ए इज गोल्स टू बी, ए के अंदर बी की वैल्यू आ गई, ए 5 हो गया। तो अब बी के अंदर क्या आना है, बी के अंदर ए की पुरानी वैल्यू आनी है, और पुरानी वैल्यू कहाँ स्टोर्ड है, टेम्प के अंदर स्टोर्ड है। तो बी इज गोल्स टू टेम्प कर देते हैं। तो अब देखें तो क्या होगा, ए डाला 2, बी डाला 5, टेम्प इज गोल्स टू ए, तो हमारा टेम्प भी 2 हो गया। ए 2 था, बी 5 था, हमारा टेम्प भी 2 हो गया। ए इज गोल्स टू बी, ए हमारा 5 हो गया, ए हमारा 5 हो गया। बी इज गोल्स टू टेम्प, टेम्प कितना था 2, बी हमारा 2 हो गया। ये तो चाहिए था, पहले ए 2 बी 5 था, अब ए 5 बी 2 हो गया। तो ये वैल्यूज हमारी ऐसे स्वैप हुई। अब इस प्रोग्राम को हमें फंक्शन से करना है, तो देखते हैं फंक्शन से कैसे होता है। तो मैं एक फंक्शन बनाऊंगा जो 2 नंबर्स एज पैरामीटर एज आर्ग्यूमेंट्स लेगा और उन दोनों नंबर को स्वैप कर देगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं एक फंक्शन बनाता हूँ वॉइड स्वैप। ये क्या करेगा, इसके अंदर 2 नंबर आएंगे, एक नंबर इंट ए आ गया, एक नंबर इंट बी आ गया। अब इन दोनों नंबर की वैल्यू को मेरे को चेंज कराना है। तो मैं क्या करूँगा, ए की वैल्यू को पहले कहीं स्टोर करा लूँगा। तो इसके लिए मेरे को एक नया वेरिएबल चाहिए, तो मैं एक टेम्प वेरिएबल ले लेता हूँ, इसके अंदर मैं इस ए की वैल्यू को रखूँगा। टेम्प के अंदर मैं ए डाल दूंगा ताकि ए की वैल्यू जब लूज हो तो हम उसको टेम्प से ला पाए। ए इज गोस टू बी, ए की वैल्यू बदल गई और ए की वैल्यू कहाँ से आएगी, टेम्प से ले लेंगे बी के अंदर, बी इज गोस टू टेम्प। तो ये हमारा स्वैपिंग का प्रोग्राम हो गया।
अब फंक्शन कॉल कर लेते हैं यहाँ से, void हमारा मेन फंक्शन। मैं यहाँ पर 2 इंट ले लेता हूँ, इंट ए भी ले लो आप, क्योंकि उनसे कोई लेना देना नहीं है, या पी क्यू ले लो, कुछ भी ले सकते हैं हम, ठीक है। सी इन ए बी दोनों नंबर आ गए। अब मैं इनको सी आउट करूँगा, ठीक है। ये हमारा प्रोग्राम हो गया। अब मैंने ए की वैल्यू डाली थी मान लो अगेन 2, बी की वैल्यू डाली थी 5। तो क्या इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा ये बताओ। तो ए की वैल्यू डाली, ओह यहाँ पर हमें फंक्शन को भी कॉल कराना है। स्वैप करेंगे, फिर सी आउट करेंगे, स्वैप ए कॉमा बी, और फिर इनको सी आउट करा लेते हैं। तो इस फंक्शन का आउटपुट क्या होगा, इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा। ए की वैल्यू आई 2, बी की वैल्यू आई 5, ये स्वैप के अंदर गए, स्वैप के अंदर 2 5 2 और 5 गए, टेम्प हो गया 2, ए हो गया 5, बी हो गया 2, क्योंकि टेम्प 2 था, ठीक है। बदल गए, A2 B5 था, अब A5 B2 हो गए, ठीक है। यहाँ आए तो पलट गए, तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए हमारा, ये हमारा 2 था B5 था, तो अभी पलट चुके हैं, तो अब हमारा आउटपुट आना चाहिए 5 और 2, ठीक है। लेकिन हमारा आउटपुट जब हमने निकाला तो आ रहा था 2 5। तो ये क्या हुआ यहाँ पर, ये हमारा 2 5 एज इट इज क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ पे जब हमने इंट ए और बी बुलाया तो यहाँ पर हमने स्वैपिंग किसकी करी, ए और बी की। कौन से वाले ए और बी की, इन दोनों ए और बी की। तो जो स्वैपिंग हुई वो इनके बीच में हुई, इनके बीच में नहीं हो पाई। क्यों, क्योंकि ये है हमारा कॉल बाय वैल्यू। जब हमने फंक्शन को कॉल करा तो उसके अंदर हमारे ए और बी की वैल्यूज गई, ठीक है। उसके अंदर हमारे ए और बी नहीं गए, उसके अंदर हमारे 2 और 5 गए, और 2 और 5 पलट गए और ए और बी को पता भी नहीं चला, ठीक है। हमारे ए और बी नहीं गए फंक्शन के अंदर, ए और बी की वैल्यूज गई हैं, कॉल बाय वैल्यू। ए की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू 5, उसने ए और बी को नहीं स्वैप करा, उसने 2 और 5 को स्वैप कर दिया, और 2 और 5 से हमको मतलब भी नहीं है, हमें तो ए और बी से मतलब है। तो ए और बी को स्वैप कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कॉल बाय वैल्यू से काम नहीं चलेगा, यहाँ काम चलेगा कॉल बाय रेफरेंस से। और रेफरेंस हमारा क्या होता है, एड्रेस ऑफ वेरिएबल। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर मैं ऐसा लगा दूंगा कि जब कोई भी इंटीजर मैं इसमें डालूं तो यहां पर उसकी वैल्यू ना है, यहां पर उसका एड्रेस आ जाए। तो मैंने एम्परसेंट लगा दिया दोनों पे, एम्परसेंट हमारा एंड का सिंबल ये वाला, ठीक है। मैंने एम्परसेंट लगा दिया दोनों पे, तो अब क्या होगा, यहां पर ए और बी की वैल्यूज नहीं आएंगी, ए और बी का एड्रेस आएगा, ठीक है। अब हमें ए और बी का एड्रेस पता चल गया मेमोरी में ये कहाँ बैठे हैं। अब हम क्या करेंगे, इनके कंटेनर्स पे जाएंगे, डब्बों के अंदर जाएंगे, जैसे मैंने बताया था, इनके घर के अंदर जाएंगे, ए को निकाल के बी में डाल देंगे, बी को निकाल के ए में डाल देंगे, ये स्वैप हो गए। तो इस बार जो हमारा आउटपुट आएगा वो 5,2 5,2 ही आएगा। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इस बार जो काम हुआ है वो एड्रेस पर हुआ है, इस बार काम हुआ है वो ए और बी के एड्रेस पे हुआ है, तो उसका फर्क ए और बी पर भी आएगा। पहले जो हुआ था वो ए और बी की वैल्यूज पे हुआ था, 2 और 5 पे हुआ था, जिससे हमें मतलब नहीं था। इस बार ए और बी पे काम हुआ है, उनके एड्रेस पे। तो ये हमारा कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस का फर्क है। कॉल बाय वैल्यू से क्या होता है, कॉल बाय वैल्यू में अगर हम वैल्यू के ऊपर कुछ भी चेंज कर रहे हैं तो वो चेंज सिर्फ उस फंक्शन के लिए है, इधर नहीं है, उन वैल्यूज के लिए चेंज है, वो हमारे वेरिएबल्स के ऊपर नहीं आता। कॉल बाय रेफरेंस में क्या होता है, अगर हम कोई भी चेंज कर रहे हैं तो हमारी वैल्यूज के ऊपर भी आएगा। तो कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस के भी हम क्वेश्चन देखेंगे, वहां पर आपको और क्लियर हो जाएगा कि आउटपुट फाइंडिंग में इनके कैसे क्वेश्चन आते हैं। एंड मेथड्स ऑफ कॉलिंग एन एरे इन अ फंक्शन, एक एरे को फंक्शन में कैसे बुलाया जाता है। मान लो मेरे को यहाँ पर एक एरे भी बुलानी है, तो एरे को कैसे बुलाया जाता है इसका आपको सिंटैक्स देखना है बस। तो एरे को बुलाने के लिए मेरे को यहाँ पर एक इंट देना पड़ेगा, सपोज ARR, और मेरे को यहाँ पे ब्रैकेट लगाने पड़ेंगे ताकि उसको समझ आ जाए कि एक एरे है, एरे ब्रैकेट, ठीक है। और अगर मेरे को यहाँ पर एरे पास करनी है तो मैं कैसे पास करूँगा, मान लो हमारी एक यहाँ पर भी एक एरे है, उसका नाम हम मान लेते हैं ARR2, और उसका साइज मान लेते हैं सपोज 5, और इसके अंदर हम वैल्यूज़ डाल देते हैं कुछ भी 0 5 4 3 1। ये हमारी एक एरे बन गई। अब अगर इस एरे को मुझे किसी फंक्शन में पास करना होगा तो मैं कैसे करूँगा, ये ऊपर का आप भूल जाओ अभी। मान लो कोई भी फंक्शन है तो इस एरे को पास करना बस देखना है हमें, अभी प्रोग्रामिंग नहीं देख रहे हम क्या होगा। इंट आपका इंट फिर एरे, तो स्टार्टिंग में कोई भी इंट डाल दो, जैसे ए डाल दिया, बी डाल दिया। और जब एरे डालने की बारी आएगी तो हम क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, क्या हम ऐसे लिखेंगे एरे 2 5, क्या हम ऐसे लिखेंगे एरे 2 ब्रैकेट्स, तो हम क्या लिखेंगे, हम सिर्फ एरे 2 लिखेंगे, ठीक है। तो ये एरे को अगर फंक्शन में पास करना है तो हम सिर्फ उसका नाम लिखेंगे, ब्रैकेट नहीं, ना उसका साइज, कुछ नहीं, वहाँ हम ब्रैकेट मेंशन करेंगे ताकि पता लग जाए कि एरे आने वाली है। यहाँ से तो एरे का नाम आ गया, लेकिन वहाँ भी पता रहना चाहिए कि एरे आएगी। तो ये हमारा एरे पास करने का है।
तो होप है मेरे को कॉल बाय वैल्यू कॉल बाय रेफरेंस क्लियर हो गया होगा। अब आगे इसके जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट आते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग, जो हमारा चैप्टर का नाम है। फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है, डेफिनेशन आप पढ़ रहे होगे। एक ओवरलोडेड फंक्शन का मतलब होता है सेम नेम लेकिन डिफरेंट मीनिंग। तो ये कैसे होता है, तो ओवरलोडेड फंक्शन का मैं एक बहुत बढ़िया एग्जांपल देता हूं आपको। ओवरलोडेड फंक्शन सेम नेम डिफरेंट मीनिंग कैसे देते हैं, उनका नाम सेम होता है, उनके पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स कोई एक ही बात है, वो अलग होते हैं। जैसे कि मैंने एक बनाया एरिया, वॉइड एरिया इंट ए इंट बी, ठीक है, रिटर्न सी आउट करा देता हूं मैं यहाँ पे, वॉइड ले रहे हैं हम, एरिया इज ए इंटू बी। अब मैं एक और फंक्शन बना रहा हूं और जैसा ओवरलोडेड फंक्शन की डेफिनेशन है, सेम नेम, नाम वही है एरिया, लेकिन इसके पैरामीटर्स अलग हैं। फॉर एग्जांपल इसमें एक ही पैरामीटर है ए, तो मेरे को पैरामीटर देख के पता चल जाएगा। अगर दो चीज़ें आ रही हैं तो मान लेते हैं वो रेक्टेंगल होगा, अगर एक ही डायमेंशन आ रही है, एक ही वेरिएबल आ रहा है, तो यानी वो स्क्वायर का होगा, तो इसका एरिया होगा ए इंटू ए, ठीक है, ए इंटू ए। तो यहां पर हुआ क्या, मैंने आपको बताया था ओवरलोडेड फंक्शन क्या होते हैं, काम दोनों का एक ही है, दोनों का एरिया ही निकालना है, फंक्शन भी दोनों का सेम सेम सही है, थोड़ा दोनों एरिया निकाल के दे देंगे हमें, से आउट करा देंगे, बस उनके पैरामीटर में डिफरेंस था। पैरामीटर जब चेंज हुए तो उनके अंदर की फंक्शनिंग भी चेंज हो गई, नाम सेम था। तो अब अगर कोई भी एरिया को कॉल करेगा, अब नीचे कोई भी एरिया को बुला रहा है, अगर वो उसके अंदर दो पैरामीटर डाल देगा तो हमारा ये वाला एरिया चल जाएगा, ए 2 × 3 6 दिखा देगा। अगर कोई उसके अंदर एक ही पैरामीटर डालेगा तो एक वाला चला देगा, ये वाला चल जाएगा, 25 वाला आंसर आ जाएगा। अगर उसके अंदर एक भी पैरामीटर नहीं डालेगा तो ये एरर देगा, क्योंकि ऐसा कोई एरिया है ही नहीं, सिर्फ दो ही एरिया है हमारे पास। अगर उसके अंदर वो 3 पैरामीटर डाल देगा तो भी हमारा ये एरर देगा, क्योंकि 3 पैरामीटर वाला हमारे पास एरिया नाम का फंक्शन है ही नहीं। तो ये हमारे ओवरलोडेड फंक्शन है। ओवरलोडेड फंक्शन का मैंने एक बहुत बढ़िया एग्जांपल डाला है यहाँ पर। फॉर एग्जांपल इन अ सेम करी, जैसे घर में हमारी सब्जियां बनती हैं, मोस्टली उनका जो रेसिपी होता है वो सेम होता है। जैसे हमारी आलू की सब्जी, पनीर की सब्जी, ठीक है, करते क्या है, टमाटर मसाला वगैरह डाल के, पानी डाल के, अब बाकी उसके बाद डिपेंड करता है, ये सब तो सबका सेम है, ये पार्ट सबका सेम है। अब इसमें आलू डाल दो तो आलू की सब्जी बन गई, इसमें छोले डाल दो छोले की सब्जी बन गई, राजमा डाल दो राजमा बन गया, पनीर डाल दो पनीर की सब्जी बन गई। तो इनका बेस सेम था, ठीक है, इनका बेस सेम था, इनका जो बेस इंग्रेडिएंट था वो सेम था। अब ऊपर से एडिशन में जो डाला, उससे हमारा सब्जी डिफरेंट हो गई, सब्जी डिफरेंट हो गई। समझ आ गया? ये हमारे करी है, सेम है, जो करी हमारी सेम चल रही है। ये हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं, इंग्रेडिएंट्स के डिफरेंट होने से पूरी की पूरी सब्जी बदल गई, ठीक है। तो ये हमारा ओवरलोडेड का एक बहुत बढ़िया एग्जांपल मैंने बनाया था आपके लिए। सो करी इज द फंक्शन नेम, करी हमारा फंक्शन का नेम है, इंग्रेडिएंट है हमारे पैरामीटर, जो चेंज होंगे तो पूरी सब्जी बदल जाएगी, और डिश हमारी क्या है, सब्जी हमारी क्या है, फंक्शन की जो पूरी डेफिनेशन है। तो प्रोग्राम देखते हैं। अ प्रोग्राम दैट कैलकुलेट्स एरिया ऑफ डिफरेंट फिगर यूजिंग ओवरलोडेड फंक्शन, ये तो हमने कर ही लिया है। अगर एरिया में 2 पैरामीटर आ रहे हैं तो वो रेक्टेंगल होगा, हमने रेक्टेंगल का निकाल दिया। अगर एरिया में एक ही पैरामीटर है तो वो हमारा स्क्वायर होगा, ठीक है। अब एक केस और बना देते हैं इसमें। अब ओवरलोडेड फंक्शन का एक स्पेशल केस और होता है, अगर एक ही पैरामीटर है लेकिन वो भी अलग है, ठीक है, एक ही पैरामीटर है लेकिन वो मान लेते हैं फ्लोट है, तो भी ये एक ओवरलोडेड फंक्शन है, ये भी अलग फंक्शन है। तो फ्लोट में मान लेते हैं हमारा रेडियस आएगा, रेडियस की वैल्यू जनरली पॉइंट में आती है, तो हमारा सर्कल मान लेते हैं जब फ्लोट में वैल्यू आ रही है। तो सर्कल के केस में एरिया इज पाई 3.14 इंटू r² दैट इज a इंटू ए। तो हमारे सर्कल के लिए हो गया। तो यानी ये डिपेंड नहीं करेगा कि कितने नंबर ऑफ पैरामीटर्स हैं, ये भी डिपेंड करेगा कि किस टाइप के पैरामीटर हैं, ठीक है। अगर मैं ऐसे लिखता हूँ, अगर मैं 2 फंक्शन बनाता हूँ, मान लेते हैं हम इसको भूल जाते हैं बी के लिए, कि मेरा एक फंक्शन है इंट ए फ्लोट बी, और एक है मेरा फ्लोट ए इंट बी, तो ये भी अलग अलग है, ठीक है, ये भी अलग अलग है, क्योंकि एक में पहले इंट आ रहा है फिर फ्लोट आ रहा है, और एक में फ्लोट पहले आ रहा है फिर इंट आ रहा है, तो ये भी अलग अलग हमारे फंक्शंस हो गए। ए प्रोग्राम दैट कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट यूजिंग ओवरलोडेड फंक्शंस, ये हम देखते हैं कैसे होगा। तो एक प्रोग्राम बनाना है जो सिंपल इंटरेस्ट निकालेगा ओवरलोडेड फंक्शन से। तो पूरा प्रोग्राम करने की जगह मैं इसके आपको फंक्शंस बना के दिखा देता हूँ, बाकी तो आप अपने आप कर ही लोगे। तो हम इसके फंक्शंस बनाते हैं। सो कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट करना है हमें, तो वाइड सिंपल इंटरेस्ट, अब सिंपल इंटरेस्ट के लिए 3 चीज़ें चाहिए होती हैं। 8th क्लास में हमने पढ़ा था, प्रिंसिपल, रेट ऑफ टाइम, PROT। तो मैं लिख देता हूँ एक
प्रिंसिपल हमारा इंट में मान लेते हैं, हम गरीब लोग हैं, 50,000 से कम पैसे ही होंगे, ठीक है। उसके बाद हम एक मान लेते हैं रेट, हमारा पॉइंट में भी हो सकता है, फ्लोट आर, और टाइम हमारा भी फ्लोट में हो सकता है, या इंट मान लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से मैं क्लियर कर पाऊँ। अब इसके साथ हम डिफ़ॉल्ट वेरिएबल भी पढ़ लेते हैं क्या होता है, डिफ़ॉल्ट पैरामीटर क्या होता है। तो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर क्या होगा कि अगर किसी ने 3 वेरिएबल डाल दिए तब तो ये वाला हमारा फंक्शन चलेगा, लेकिन अगर किसी ने पहले 2 ही डाले, तो मैं क्या चाहता हूँ अगर वो पहले 2 डाले तो हम टाइम अपनी तरफ से 1 साल मान के चलें, क्योंकि जनरली 1 साल होता है हमारा, ठीक है। तो अगर किसी ने पहले तीनों डाल दिए, टाइम डाल दिए, तो वेल एंड गुड, तीनों का कैलकुलेट कर दी जाए। अगर किसी ने टाइम नहीं दिया तो अब ये मान लेते हैं कि टाइम 1 साल के हिसाब से कैलकुलेट हो जाए। तो इसका एक तरीका क्या है, एक मैं ये बना देता हूँ फंक्शन, इसका फंक्शन बन गया, कैलकुलेट कर देगा। एक मैं और फंक्शन लिखता हूँ जिसमें सिर्फ ये दोनों होंगे, और उसके अंदर मैं जब कैलकुलेट कर रहा हूँ तो टी की वैल्यू अपने आप तरफ से 1 डाल दूंगा, ठीक है। एक इसका दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा तरीका इसका ओवरलोड करने का क्या है, मैं यहाँ पर टी की वैल्यू कर दूंगा 1। मैंने यहाँ पे टी की वैल्यू 1 करी, तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि अगर कोई टी की वैल्यू हमें दे रहा है तब तो ठीक है, उसके हिसाब से चल जाएगा, और अगर कोई हमें टी की वैल्यू नहीं देगा तो यहाँ से टी की वैल्यू अपने आप 1 हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये सिंपल इंटरेस्ट वाला डाला था इस पॉइंट को समझाने के लिए। बाकी हम इसकी अब अपनी मर्जी से कुछ भी बना सकते हैं, मान लेते हैं इंट पी कॉमा इंट, अब फ्लोट नहीं आया तो यानी रेट नहीं दिया इस बार उसने, ठीक है। तो फ्लोट आर अगर दे दिया तो वेल एंड गुड, नहीं दिया तो हम अपनी तरफ से इसको 6% मान लेते हैं, और परसेंट लोग आने नहीं है, मैथ्स नहीं है, तो आर इक्वल्स टू 6। तो अगर उसने पहले 2 इंट दिए, सिर्फ 2 इंट दिए, तो ये कैलकुलेट हो जाएगा 3 के हिसाब से, इसमें अपने आप आर को 6 मान लेगा। अगर उसने पहले 2 इंट और एक फ्लोट भी दे दिया तो जो भी उसने फ्लोट दिया होगा 5, 7, 8 उसके हिसाब से ये वर्क करने लगेगा। तो ये हमारी डिफ़ॉल्ट पैरामीटर होते हैं, डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स। तो एक क्वेश्चन दे रखा है, प्रैक्टिस क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि ओवरलोडेड फंक्शन कैसे होते हैं, कौन से नहीं होते। पहला है वॉइड एग्जीक्यूट कैर ए कॉमा इंट बी, और दूसरा है वॉइड एग्जीक्यूट इंट ए कॉमा कैर बी। तो ये दोनों ओवरलोडेड है क्योंकि इनके पैरामीटर बिल्कुल अलग हैं। नेक्स्ट है आपका इंट पी इक्वल्स टू 10, तो ये ऊपर वाले दोनों हैं, तो ये तीसरा वाला भी ओवरलोडेड है। क्यों, क्योंकि इन तीनों के पैरामीटर अभी अलग हैं। और अगर फोर्थ वाला भी आ जाए तब क्या होगा, तब एरर आएगा। क्यों, मान लो अगर कोई एग्जीक्यूट डालता है उसमें कोई भी पैरामीटर नहीं देता, तो अब हमारे पास यहाँ पर 2 ऑप्शन आ गए, या तो हम p को 10 मार के चले, या फिर हम ये वाला फंक्शन चलाएं जिसमें कोई पैरामीटर नहीं है। तो यहाँ पर ये एम्बिग्यूटी आ गई ना, तो ऐसे केस में हमारा एरर आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर ये समझ आ गया आपको, अगर कोई वैल्यू नहीं देगा वो, तो हमारे पास दो हमारे पास चॉइसेस आ गई, या तो हम p की वैल्यू 10 लेकर चलें, क्योंकि अगर हमें कुछ भी नहीं दिया तो हम p 10 मान के चले, या फिर जो हमारा फोर्थ फंक्शन है हम उसको मानकर चलें। तो यहाँ पर एक कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो फोर्थ के आते ही दिक्कत है। फिफ्थ इंट एग्जीक्यूट इंट ए, अगर यहाँ पर एक इंट है तो अगेन यहाँ पर कन्फ्यूजन आ जाएगी, ठीक है। अगर मान लो किसी ने एग्जीक्यूट के ब्रैकेट में लिख दिया 11, तो 11 में अब कौन सा चले, थर्ड चले कि फिफ्थ चले, क्योंकि दोनों में ही इंट है। और एक चीज़ और देखनी है यार, इनके अगर रिटर्न टाइप अलग है, अगर रिटर्न टाइप अलग है, जैसे मेरे 2 फंक्शन हैं, एक है मेरा इंट एड इंट ए कॉमा इंट बी, और एक है मेरा वॉइड एड इंट ए कॉमा इंट बी, तो ये दोनों ओवरलोडेड नहीं है क्योंकि इनके पैरामीटर है। हमें रिटर्न टाइप से मेरे को कोई मतलब नहीं है कि क्या रिटर्न करा रहे हैं, मेरे को इनके पैरामीटर से मतलब है और इनके नाम से मतलब है। नाम सेम होना चाहिए और पैरामीटर अलग होने चाहिए, ठीक है। तो फिफ्थ वाला भी दिक्कत देगा थर्ड वाले के साथ, क्योंकि दोनों में जो है वो पैरामीटर हमारा सेम है, इंट। ये अलग बात है कि हमारा थर्ड में वो डिफॉल्ट है, लेकिन अगर कोई कुछ और वैल्यू दे रहा है, मान लो 11, 15 कुछ भी वैल्यू दे रहा है, तो वो थर्ड और फिफ्थ में कंफ्यूज हो जाएगा। सेम गोज विद हमारा सिक्स्थ जो है, सिक्स्थ में भी हमारा एक, लेकिन वो कॉल बाय रेफरेंस जरूर है, लेकिन है तो वो इंटीजर ही। अब मान लो कोई इंटीजर देता है तो वो थर्ड, फिफ्थ और सिक्स्थ फंक्शन के अंदर कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन से में कर रहा है, तो ऐसे केस में हमारा प्रोग्राम एरर देता है। तो प्रॉपरली हमारे ओवरलोडेड देखे जाए तो 1, 2 और 4 तो चल जाएंगे, और उनके साथ 5 और 6 में से कोई भी चल जाएगा। 1, 2, 4 के साथ 3 नहीं चलेगा, क्योंकि वो 3 और 4 में कन्फ्यूजन आ जाएगी। मान लो अगर कुछ भी नहीं देता तो P10 लेकर चले या फिर 4 के हिसाब से चले, तो यहाँ कन्फ्यूजन आ जाएगी। और अगर हमारा 1, 2 तो हमारे यहीं है, इसके साथ अगर हम 5 ले लेते हैं तो 5 के साथ हम ना 3 ले पाएंगे ना 6 ले पाएंगे, तो 4 लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा फंक्शन ओवरलोडिंग, ये छोटा सा ही टॉपिक था, ज़्यादा बड़ा नहीं था। फंक्शन ओवरलोडिंग खत्म करते हैं, इसके आउटपुट फाइंडिंग के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। ये हमारा पहला क्वेश्चन आउटपुट फाइंडिंग का, इसके अंदर हमें आउटपुट निकालना है, और हमें 2 फंक्शन दिए हुए हैं, जिसमें पहला फंक्शन जो है वो कॉल बाय वैल्यू का है,
और एक दूसरा फंक्शन दिया हुआ है कंट्रोल, जिसके अंदर कॉल बाय रेफरेंस यूज़ हो रहा है। तो इन पॉइंट्स का ध्यान रखना है। कॉल बाय वैल्यू वाला अगर कोई वैल्यू में चेंज करेगा तो उसका असली वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं आएगा, लेकिन जब कॉल बाय रेफरेंस वाला वैल्यू में चेंज करेगा तो असली वैल्यू पे उसका फ़र्क आएगा। तो देखते हैं, मेन फंक्शन है यूर नम इज टू 20। अब ये यूर नम गया कंट्रोल के अंदर, कंट्रोल के अंदर हमने डाला 20 गया, तो ये जो नंबर आएगा ये 10 से बढ़ जाएगा, तो हमारा यूर नेम अब हो गया 30 हो जाएगा। ठीक है, यूर नम 30 हो गया, ये तो समझ आ गया। और कंट्रोल के अंदर ही विद डेफ माइनम, तो यानी ये जो अब 30 हुआ था ये इसके अंदर गया, तो विद डेफ में 30 गया, 30 ये वैसे भी था, तो अभी 30 यहाँ पर आएगा लूप के अंदर। आई इज गोस टू 20 से स्टार्ट होगा और 30 तक जाएगा, लेकिन ये 5-5 के गैप पे बढ़ रहा है, आई प्लस इक्वल्स टू 5, तो ये 3 बार चलेगा 20, 25 और 30 पर। तो आई प्रिंट होगा तो पहले 20 कॉमा फिर 25 कॉमा 30, तो पहली हमारी लाइन तो ये आ गई आउटपुट होकर 20 कॉमा 25 कॉमा 30। उसके बाद एंडल होकर हमारी लाइन यहाँ आ गई है, क्योंकि यहाँ पर हमें सी आउट एंडल करा दिए। ठीक है, इसके बाद हमने विद डेफ को खुद बुलाया है, और याद रखना इस स्टेटमेंट में हमारा जो माइनम यूर नम था वो 30 हो चुका है बढ़कर 10। यहाँ माइनम इसका नाम है, लेकिन ये यूर नम था, और यहाँ पर इसको एड्रेस से बुलाया है, कॉल बाय रेफरेंस है, तो यहाँ पर जो चेंज आया है इसकी वैल्यू में वो इसकी असली वैल्यू में भी रिफ्लेक्ट होगा। तो ये 30 हो चुका है। ठीक है, विद डेफ में कुछ दिया नहीं है, कुछ नहीं दिया, तो जो हमारा डिफॉल्ट वैल्यू दे रखी थी वो चलेगी, 30 दे रखी थी, अगेन 30 चला, फिर वही 20 से 30 तक आई प्लस इक्वल टू 5, सेम लाइन दोबारा आ गई, क्योंकि 20 से 30 तक ही चल रहा है वो। ठीक है, सी आउट नंबर इज गोस टू यूर नम, एक लाइन अब हमारी मेन प्रोग्राम के अंदर है, और इसमें एक एरर है यार, यहाँ पर इन्होंने सेमीकोलन नहीं लगाया है, छोड़ो उसको। सी आउट नंबर इज गोस टू, सो नंबर इक्वल टू यूर नम। यूर नम कितना हो गया था, बढ़ के 30 हो गया था, 30 हो गया। ठीक है, तो ये सिंपल सा प्रोग्राम था आउटपुट फाइंडिंग का, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। लूप्स और आपका कॉल बाय वैल्यू कॉल बाय रेफरेंस को मिक्स कर रखा है इन्होंने। नेक्स्ट देखते हैं हमारा गिव आउटपुट। ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें आपका ग्लोबल वेरिएबल दे रखा है और कॉल बाय वैल्यू कॉल बाय रेफरेंस दोनों दे रखे हैं। ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये आपका पेपर में भी आ सकता है। ठीक है, क्योंकि ग्लोबल का वो एक ना एक क्वेश्चन डालती हैं, तो उसके चांसेस ज़्यादा हैं। तो प्रोग्राम क्या है, इंक्लूड आयोस्ट्रीम डॉट एच ग्लोबल एक 20, ये असली वाला ग्लोबल है जो बाहर है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों फंक्शन से ऊपर है, तो ये ग्लोबल हमने 20 बनाया, ये 20 है हमारा असली ग्लोबल वाला जो बाहर बैठा है, असली ग्लोबल, इसलिए मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूँ ग्लोबल। ठीक है, एक फंक्शन है void fun नाम का, जिसके अंदर दो वेरिएबल आ रहे हैं, इंट x और इंट y, जिसमें y कॉल बाय वैल्यू और x कॉल बाय रेफरेंस है। तो हमें ये ध्यान देना पड़ेगा कि जब भी पहले पैरामीटर पे वर्क होगा, यहाँ पर कुछ पहले पैरामीटर में जो चेंज होगा वो असलियत में हो जाएगा, और जो दूसरे पैरामीटर में चेंज होगा वो सिर्फ इस फंक्शन तक के लिए रहेगा, वो बाहर रिफ्लेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना इसमें। void मेन इंट ग्लोबल इक्वल टू 8, और एक ये अंदर वाला ग्लोबल है, इसका नाम तो ग्लोबल है लेकिन ये लोकल है। ठीक है, एक 8 है, ये हमारा लोकल है मेन का। ठीक है, ग्लोबल वाले को कैसे बुलाते हैं, हमें स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज करते हैं, चार डॉट, ये हमारे 2 कॉलन यूज करके, 2 कॉलन के आगे मैं ग्लोबल लिखूंगा, तो ये इस वाले ग्लोबल को रेफर कर रहा है 20 जो है, और अगर मैं सिर्फ ग्लोबल लिखूंगा तो मेरा इस वाले को रेफर करेगा। तो यहाँ पर फन के अंदर पहले इन्होंने डाला है बाहर वाला ग्लोबल, फिर डाला है अंदर वाला ग्लोबल, तो फंक्शन के अंदर गया 20 और 8, 20,8 गया। ठीक है, 20 और 8 गया यहाँ। अब जो 20 पे चेंज होगा वो बाहर तक जाएगा, जो 8 पर चेंज होगा वो इस फंक्शन के अंदर ही रहेगा, वो बाहर रिफ्लेक्ट नहीं होगा। x इक्वल्स टू x माइनस वाई, यानी जो 20 था वो कितना इक्वल हो गया 20 माइनस 8, यानी जो 20 था वो 12 हो गया, यानी ये जो ग्लोबल था ये 12 हो गया, तो ये हमारा 12 हो गया। ठीक है, x जो है ये हमारा 12 हो गया, इस फंक्शन के लिए जो x है वो बाहर हमारा ग्लोबल है। y इक्वल्स टू x इंटू 10, y हमारा कितना हो गया 12 इंटू 10 120, लेकिन ये सिर्फ y है, तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ x जो है वो भी हमारा 12 हो चुका है। ठीक है, क्योंकि हमारा अब ये 12 हुआ है, इसका जो असर है वो बाहर भी दिखाई देगा, क्योंकि ये कॉल बाय रेफरेंस था। ये जो है वो भी कॉल बाय वैल्यू हो रखा है, क्योंकि y को हमने वैल्यू से कॉल करा है, तो इसका फर्क कुछ नहीं दिखेगा बाहर। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, y की वैल्यू भी लिख लेता हूँ। अब y कितना हो गया है x इंटू 10, यानी 12 इंटू 10 120 हो गया, 120 हो गया। ठीक है, सी आउट x और y सी आउट करा दिए, x कॉमा y कर देता हूँ मैं, तो 12 कॉमा 20 है, मैं आउटपुट लिख रहा हूँ अपना 12 कॉमा 120, ये हमारा पहला आउटपुट आ गया। ठीक है, और हमारी वैल्यूज में चेंज क्या है, एक 12 हो गया और एक हमारा 8 का 80 है। ठीक है, अब मैं इसको मिटा देता हूँ, क्योंकि हम बाद में दोबारा जाएंगे फंक्शन पे, और ये तो आपको पता चल चुका है कौन सा ग्लोबल है कौन सा लोकल, इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, ये हमारा आउटपुट है, लिखते जा रहे हैं।
सी आउट ग्लोबल कॉमा ग्लोबल, अभी एक पहले एक लोकल वाला ग्लोबल फिर बाहर वाला ग्लोबल, तो सी आउट ग्लोबल लोकल वाला ग्लोबल 8 है और बाहर वाला ग्लोबल 12 हो चुका है। ये हमारी दूसरी लाइन हो गई। उसके बाद बैक स्लैश एन करा दिया, न्यू लाइन में आ गए यहाँ से यहाँ। तो अब क्या है, फन ग्लोबल और फिर बाहर वाला ग्लोबल। तो इस बार जो अंदर वाला ग्लोबल है वो रेफरेंस पे गया है और बाहर वाला ग्लोबल हमारा कॉल बाय वैल्यू पे गया है। ठीक है, तो फन के अंदर हमारा गया 8 और 12। तो 8 इजिकल्स टू 8 माइनस 12, तो हमारा ये हो गया -4। तो हमारा ये -4 हो गया, x हमारा -4 हो गया और ये कॉल बाय रेफरेंस है तो इसका फर्क यहाँ भी पड़ेगा, तो ये हमारा -4 हो गया। ठीक है, y इजिकल्स टू x इंटू 10, y इक्वल टू x इंटू 10, x कितना है -4, y हो गया हमारा -40। ठीक है, सी आउट करा देंगे, दोनों को सी आउट करा देता हूँ। तो -4 और हमारा -40, ये दोनों सी आउट हो गए। उसके बाद हम वापस आ गए अपने मेन फंक्शन में, ग्लोबल और फिर बाहर वाला ग्लोबल। तो अंदर वाला ग्लोबल हो चुका है -4 और बाहर वाला ग्लोबल हमारा 12 ही है। तो ये हमारा आउटपुट, इसके आने के चांसेस ज़्यादा हैं क्योंकि इसमें ग्लोबल भी यूज़ हो रहा है, हमारा कॉल बाय वैल्यू कॉल बाय रेफरेंस भी यूज़ हो रहा है। तो और इस टाइप के क्वेश्चन वैल्यू बदल के ही क्या पता आ जाए, पूरा का पूरा सेम क्वेश्चन बस जिसमें वैल्यूज़ बदल दी जाए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फंक्शन ओवरलोडिंग खत्म। फंक्शन ओवरलोडिंग में से यही क्वेश्चन आते हैं, आउटपुट फाइंडिंग है, जैसे हमने 2-3 क्वेश्चन करे। फंक्शन ओवरलोडिंग का एक एरिया वाला या सिंपल इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन आने के कम चांसेस है, वो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और जो हमने लास्ट में क्वेश्चन करा जिसके अंदर हमें 6 फंक्शन दिए हुए थे, उनमें से बताना था कौन सा ओवरलोडेड है। तो यहाँ पर आपका फंक्शन ओवरलोडिंग होता है खत्म। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स।